हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की। ये हमारा ग्रुप 2 का सब्जेक्ट है एंड ग्रुप 2 में ये आखिरी सब्जेक्ट है विच इज़ फ्रॉम पेपर नंबर 8। और इसमें फिनेंशियल मैनेजमेंट एज वेल एज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो पार्ट्स है। जैसा कि आप जानते हैं, वेटेज वाइज अगर हम चलें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ ऑफ 40 मार्क्स, ठीक है, और जो फिनेंशियल मैनेजमेंट है इट इज़ वर्थ 60 मार्क्स। सो सबसे पहला जो हम यहाँ पे आज टॉपिक देख रहे हैं, it is regarding the strategic management which is of 40 marks। इसके अंदर कुछ अराउंड 6 चैप्टर्स हैं। 6 चैप्टर्स की जो वैल्यू है इट इज़ 40 मार्क्स एंड हम यहाँ पे मैनेजमेंट के बेसिक्स सीखने वाले हैं। देन वी विल बी मूविंग ऑन टू द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पार्ट। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें व्हाट इज़ इट अबाउट, तो सब्जेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सब्जेक्ट का जो मेन बेस है दैट इज़ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी इज़ इटसेल्फ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बिकॉज कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाना है, आपको उसको रटना नहीं है, लर्न नहीं करना है, ठीक है। प्लस आपका जो पेपर पैटर्न है वो एमसीक्यू पैटर्न है, ठीक है। तो एमसीक्यू होने की वजह से आपको बड़े आंसर्स लिखने नहीं है, तो थियोरेटिकली रटने का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। प्लस पॉइंट तो वहीं पे है। दूसरा प्लस पॉइंट होने के साथ साथ एक चीज़ ये भी है कि बिकॉज एमसीक्यू पेपर है विद नेगेटिव मार्किंग, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही डिटेल में जाके और अच्छे से कंसेप्चुअली भी और लैंग्वेज वाइज भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो इफ़ यू थिंक कि भाई ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, तो यू आर मिस्टेकन। प्रॉब्लम आ सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। अब जो सिलेबस है आपका, स्टार्टिंग में उन्होंने जो चैप्टर नंबर 11 दिया है इसके पहले, इट इज़ अबाउट मैनेजमेंट। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इनिशियल लेवल पे जो उन्होंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, लेट मी शो यू। वो सारे टॉपिक्स आपको मैनेजमेंट के बारे में समझाते हैं, ठीक है। और जैसे ये है यहाँ पे, और इसमें जितना भी कुछ दिया हुआ है ये आप सब ने 11th-12th में आपके बीएसटी के सब्जेक्ट में, बिजनेस स्टडीज़ में या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जो भी आप बोलें, उसमें सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे जो आपको पता नहीं है। स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं, सुपरविजन, ये सब कुछ हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है। तो मैं सब्जेक्ट को वहाँ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो चीज़ें आपने ऑलरेडी समझ ली। तो हमारा मेन यहाँ पे टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बट इंस्टीट्यूट है, उनको पता है कि स्टूडेंट्स ऑल ओवर द इंडिया कहीं से भी प्रिपरेशन करते हैं, उनका सबका बेस बैकग्राउंड अलग अलग हो सकता है कि उन्होंने कहाँ से और कैसे प्रिपरेशन किया। तो वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने क्या किया, एक मैनेजमेंट का जो टॉपिक है वो आपके लिए वापस समराइज़ करके रख दिया उन्होंने, ठीक है, ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। बट हम पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आई डोंट वांट कि वो मैनेजमेंट वाला जो बेसिक पार्ट है वो हम रिपीट करें। मैं पहले स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से पढ़ाता हूँ। नो डाउट आपके पास सारे चैप्टर्स होंगे, अगर आपको पहले मैनेजमेंट वाला चैप्टर प्रेफर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अब मैं थोड़ा यहाँ पे लाइन टू लाइन जाऊँगा, जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ नहीं होगी वहाँ पे हम कंसेप्चुअली चलेंगे। SM is a discipline that deals with long-term development of an organization with a clear-cut vision about organizational purpose, scope of activities and objectives। तो उन्होंने यहाँ पे बहुत ही क्लियर कर दिया है आपके लिए कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक डिसिप्लिन है जहाँ पे लॉन्ग टर्म सोचा जाता है। अब ये सब चीज़ें एमसीक्यू में काम आती है। लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशन लंबे समय के लिए कैसे आगे बढ़ेगी, उसका विज़न क्या है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। क्लियर कट विज़न होना चाहिए। एक्टिविटीज़ हम क्या क्या करेंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, वो सारी चीज़ों के बारे में दिमाग यहाँ पे लगाया जाता है। चैंडलर एक इंसान का नाम है। चैंडलर डिस्क्राइब्स द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एज द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेसिक लॉन्ग टर्म गोल्स and objectives of an enterprise in adoption of course of action and allocation of resources necessary to carry out these goals। अब इसने डेफिनेशन दे दी। लॉन्ग टर्म गोल, कुछ ऑब्जेक्टिव है एंटरप्राइज का जो उसे अचीव करना है, और उसके लिए वो क्या कोर्स ऑफ एक्शन अडॉप्ट करते हैं, क्या प्लान, मतलब काम कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विच इज़ नेसेसरी टू कैरी आउट दीज गोल्स। तो इस तरीके से वो इसको डिफाइन कर रहे हैं। फिर ग्लूक ने भी एक डेफिनेशन दी है। ग्लूक क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ डिसीजंस एंड एक्शंस विच लीड टू डेवलपमेंट ऑफ एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजीज टू हेल्प अचीव द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। अगेन यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं कि आपके एक्शंस जो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी में कन्वर्ट होते हैं और आपके गोल्स को अचीव करने के लिए आपको हेल्प करते हैं, ठीक है, डन। नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, अब ये दो लोगों की डेफिनेशन है, पेन एंड नॉर्म्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दी,
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैव वाइडर रेमिफिकेशंस, मतलब उसका इम्पैक्ट इफेक्ट, हैव अ लॉन्ग टाइम पर्सपेक्टिव, यूज ऑफ क्रिटिकल रिसोर्सेज टूवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज और थ्रेड्स इन अ चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये लोग सब एक ही बात कर रहे हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के, थोड़ा बहुत चेंज करके, फ़र्क कुछ नहीं है। पंगा अपने लिए ये है कि इनमें से कोई भी एक डेफिनेशन अगर आपको दी होगी तो एग्जाम में पहचानना पड़ेगा कौन सी वाली किसने बोली है, ठीक है। तो ये जो चैंडलर है इसने कौन सी डेफिनेशन दी, लूक ने कौन सी डेफिनेशन दी, पेन और नॉर्म्स की कौन सी डेफिनेशन थी, हैम्प्रिक एंड चेन इनकी डेफिनेशन ये आखिरी वाली है। तो ये आपको सिर्फ रिकग्नाइज करनी है, कहीं पे लिखनी नहीं है, वो आप ध्यान में रख के चलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये प्रोसेस है क्या? ये मैनेजर्स का डिसीजन है, उनका प्रोसेस है जिनके थ्रू वो इम्प्लीमेंटेशन करके अपने डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। जो परफॉर्मेंस उन्होंने सोचा है वो परफॉर्मेंस को वो पूरा कर सकते हैं। सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑफ विच अ स्ट्रैटेजी इज़ मेड, ठीक है, क्लियर। चलो आगे बढ़े। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज़ नॉट अ स्टैटिक बट अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इम्प्लाइड है मैनेजमेंट कैन नेवर बी अ स्टैटिक प्रोसेस, ये वन टाइम प्रोसेस हो भी नहीं सकता है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी अगर बना भी दी तो उसको इवैल्यूएट और मॉनिटर रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। और अगर कहीं पे ऐसा फील होता है कि भाई इसमें चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो इमिडिएटली आपके पास एक्शन प्लान उसके लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, क्लियर। तो इट इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद 4 phases ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। अब ये एक आंसर है, मैं आपको इसकी बहुत डिटेल में लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। बेसिक पॉइंट्स है। क्या फेजेस हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस के? 4 भी याद रखना, 4 है, 3 है, 5 है, 6 है। MCQ में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, आप जानते हैं ये पेपर्स कैसे बनाते हैं, कभी कभी ऐसी बेसिक चीज़ में परेशान कर देते हैं। फिर बोला है इन डाइवर्स कंपनीज दीज फेजेस may have altered nomenclatures and different sequences, nevertheless the fundamental substance remains the same। यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि अलग अलग कंपनीज में जो चीज़ों के नाम अलग हो सकते हैं, नोमेनक्लेचर्स मीन्स जिस तरीके से नाम रखे जाते हैं प्रोसेसेस के, और काम करने का सीक्वेंस अलग हो सकता है कि पहले ये काम किया फिर वो काम किया, ऐसा हो सकता है। बट अल्टीमेटली फंडामेंटल सब्सटेंस जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो सेम रहता है, ठीक है। बाकी चीज़ों का ऑर्डर अगर चेंज कर दिया जाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 4 phases कैन बी लिस्टेड एज बिलो। कौन से वो 4 phases हैं देखें। सबसे पहले एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। पहले आपको स्ट्रैटेजी बनाने का जो प्रोसेस है उसमें पहले एनवायरनमेंट को स्कैन करना है। इंटरनल मतलब विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन, विद इन योर इंटरप्राइज। एक्सटर्नल मतलब बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, वो दुनिया जो आपके बिजनेस से जुड़ी हुई है, ठीक है, क्लियर। दूसरा स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। पहले एनवायरनमेंट को समझो, उसको स्टडी करो, फिर बनाओ अपनी स्ट्रैटेजी कि भाई एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको क्या रास्ता अपनाना चाहिए, क्या ट्रिक अपनानी चाहिए। फिर उस स्ट्रैटेजी को करो इम्प्लीमेंट, ठीक है। और इम्प्लीमेंटेशन के बाद करो इवैल्यूएशन। तो जैसे आपने स्ट्रैटेजी बना ली फिर उसको लगाओगे भी तो सही, अप्लाई करने के बाद आपको क्या सामने आउटपुट मिला, ठीक है। तो दैट शुड बी योर इवैल्यूएशन, जिसको हम बोलेंगे स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन। तो अगर आपको लगता है कि आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट आपको मिल रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रहा है देन you should try something else, make some necessary changes or modifications, ठीक है। चलो देखें आगे। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है यहाँ पे, लीडरशिप। देखो लीडरशिप का मतलब यहाँ पे क्या निकाला गया, एक लीडर कौन होता है, कैसा होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एक तो ये कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए जैसी मेहनत ज़रूरी है तो वैसे इन्फ्लुएंस करना ज़रूरी है कि उसमें वो एबिलिटी हो और वो अपने डिसीजंस ले पाए, दूसरों को वॉल्यूंटरीली डिसीजंस कैसे लेने हैं वो सिखा पाए, ये बहुत ज़रूरी है। और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे लीडरशिप स्किल्स हमें चाहिए, ये उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो लीडरशिप के बिना, एक अच्छी स्ट्रेटेजिक समझदार लीडर के बिना कभी भी एक एंटरप्राइज या एक टीम सक्सेसफुल नहीं हो सकती। बेस्ट एग्जांपल आप अपनी क्रिकेट टीम का ले सकते हो, ठीक है। अगर एक टीम को सक्सेसफुल होना हो, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी स्पोर्ट हो, तो उसके लिए जो कैप्टन है उसका कहीं ना कहीं
स्मार्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। हम देखते हैं अभी MS धोनी रिटायर हुए, वो कितने स्मार्ट कैप्टन रहे हैं वो हम जानते हैं। विराट कोहली उनकी जगह आए हैं तो वो कितने एग्रेसिव और शार्प कैप्टन है, तो वो हम देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका उनका जो टैलेंट है, जो क्वालिटी है, वही तो निकल के बाहर आती है। हर प्लेयर उतना अच्छा कैप्टन नहीं बन पाता है, नो डाउट। वो अपने खेल में अच्छा है, वो बॉलिंग अच्छी करता है, बैटिंग अच्छी करता है, वहाँ उसका दिमाग अच्छा चलता है, इंटेलिजेंट है। बट कैप्टनसी जब करने की बात आती है तो आपको और 10 दिमाग को भी अपने हिसाब से चलाना है, वो करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप देख सकते हो सचिन तेंदुलकर ने कैप्टनसी ली, इतने बड़े प्लेयर, इतना अच्छा खेलते हैं, उनके ब्रेन और क्रिकेट माइंड को लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये बंदा हर चीज़ पहले से एनालाइज कर लेता है, इसलिए वो इतना ग्रेट है। और जब कैप्टनसी की बारी आई तो उन्होंने कैप्टनसी कंटिन्यू नहीं की, बिकॉज ही फेल्ट कि मैं नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। इतने बड़े प्लेयर होकर भी वो मैनेज नहीं कर पाए। तो हर किसी में वो स्किल होना ज़रूरी नहीं है, बट जिसमें है वही लीड कर सकता है। तो लीडरशिप क्वालिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। देख लो, अभी ये सारे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, मैं इन सब्जेक्ट्स को ऐसे ही अप्रोच करता हूँ। आपको एक बार एक कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पे बोली है। उसके बाद अगर आप अंदर पढ़ोगे ना तो हर लाइन में सेम बात लिखी होती है, घुमा फिरा के। बस इंग्लिश लैंग्वेज का एक होते हैं ना, प्रदर्शन कर रहे होते हैं कि हाँ भाई देख लो, हम एक चीज़ को 5 बार घुमा के कैसे लिख सकते हैं, वो यहाँ पे लिखा है। 10 बार घुमा के कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। तो अगर आप इसको पढ़ते जाओगे तो आपको क्लियर होगा। और सब्जेक्ट ऐसा है कि मैं एक एक लाइन नहीं लूँगा, जहाँ मुझे लगेगा कोई इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, डेफिनेशन, ऑब्वियसली हम उस पर डिस्कशन करेंगे। बट अगर एक एक लाइन समझाऊंगा ना तो कुछ अल्टीमेट लेवल का बोरिंग हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि वैसा हो। तो थोड़ा आप हजम कर सको ना, उतना ज़रूरी है। तो मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्ट्रेटेजिक लीडर। अब कुछ स्पेसिफिक काम के पॉइंट्स, ठीक है। फेंकने वाला काम ऊपर कर लिया मैंने। कैसा होना चाहिए आपका स्ट्रेटेजिक लीडर, ठीक है। ये मैं 12th कॉमर्स वालों को पढ़ा रहा था तो भी सेम आंसर था, कुछ चेंज ही नहीं करते हो, वही चीज़ बार बार पढ़ाते हैं। नेविगेटर, नेविगेशन का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन। यहाँ पे बोला है कि ही क्लियरली एंड क्विकली वर्क्स थ्रू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द की इशूज़, प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू अफेक्ट एक्शंस। तो क्लियर होना चाहिए, क्विक होना चाहिए, और कॉम्प्लेक्सिटी वाली सिचुएशंस को रिजॉल्व करना, अपॉर्चुनिटीज़ का पूरा फ़ायदा लेना। लिवरेज करना मतलब अपॉर्चुनिटीज़ को मल्टीप्लाई करना, उसका फ़ायदा लेना, वो काम नेविगेटर कर सके, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद बात हो रही है स्ट्रेटेजिस्ट की, ठीक है। अब स्ट्रेटेजिस्ट के लिए यहाँ क्या बोला है, ही डेवलप्स अ लॉन्ग रेंज कोर्स ऑफ एक्शन और अ सेट ऑफ गोल्स। वही ना स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म विजन। तो वो विजन लीडर का नहीं होगा तो किसका होगा? रतन टाटा का एग्जाम्पल ले लो, मुकेश अंबानी का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। एंटरप्रेनर, एंटरप्रेनर वर्ड ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, एंटरप्रेनर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं वो वर्ड जैसे अजीब से हैं और क्यों ऐसा प्रोनाउंस करते हैं पता नहीं। एंटरप्रेनर बोल भी देते तो क्या जाता, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एंटरप्रेनर जो वर्ड है वो पता नहीं फ्रेंच है, इटालियन है, कहाँ से ये एक्सेंट लेके आते हैं वो, बट ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तो एंटरप्रेनर आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लॉइट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड मार्केट्स। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना, ये काम भी लीडर का है। मोबिलाइज़र, मोबिलाइज़र मतलब चीज़ों को काम पे लगाना। रिसोर्सेज हैं, पैसा है, स्टाफ की कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कितनी मशीनरीज़ हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे, तो उनको कैसे यूटिलाइज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा काम निकलवाना है फॉर द बेस्ट आउटपुट। तो दैट इज़ मोबिलाइजेशन। टैलेंट एडवोकेट, टैलेंट को एडवोकेट करने वाला, ठीक है, कि भाई जो टैलेंटेड है वो काम करेगा, वो टीम में रहेगा, वो कंपनी में रहेगा। जो नहीं है, जिसको काम नहीं करना है, बाहर निकलो, ठीक है, वैसा होना चाहिए। तो टैलेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे। और ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा रिलेटिव है, ये उसका रिलेटिव है, ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। तो दैट अप्रोच इज़ वेरी बैड। और हम देखते भी क्रिकेट टीम में भी होता है, कितनी बार भाई दोस्त है अपनी जगह, लेकिन टीम में जगह उसी को मिलेगी जो डिज़र्व करता है। फिर कैप्टिवेटर, कैप्टिवेटर का मतलब है कि उसके अंदर एक पैशन, एक कमिटमेंट होना चाहिए, और लोगों को भी वो उस तरीके से सोचने पे मजबूर कर सके कि भाई अपना पैशन और कमिटमेंट जो है हमारे गोल की तरफ रखो। ग्लोबल थिंकर, आज पर इंटरनेशनल सोचना ज़रूरी है। मुकेश अंबानी को देख लो, पूरे वर्ल्ड की कंपनीज को जियो में लेके आ गए ना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दैट इज़ अ ग्लोबल थिंकर, ठीक है। चेंज ड्राइवर, आपकी वजह से चेंज आएगा, आपकी वजह से लोग नया सपना देखेंगे, नया विजन देखेंगे जो आज तक किसी ने सोचा नहीं। 5G टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है, आ जाएगी फ्यूचर में, कोई उसके लिए सोच रहा है तो आएगी, हवा में से अपने आप नहीं आने वाली। तो यू शुड बी द चेंज ड्राइवर। सस्ता डेटा, हर फ़ोन में 4G, किसी ने सोचा तो आया, ठीक है। क्लिनलीनेस, स्वच्छ भारत, किसी ने सोचा तो आया, आ रहा है। एंटरप्राइज गार्डियन, जो अपनी कंपनी को, अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। तो ये सारे रोल होते हैं एक लीडर के।
ये यहाँ पे उन्होंने बोला। तो आई होप आपको यहाँ तक लीडरशिप के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। इसमें बात हो रही है अगेन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, द फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस फॉर प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरी। आपके लिए एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है। और उसी की बात यहाँ पे हो रही है, और इसीलिए ये बोला हुआ है कि ये टॉपिक जो है ये मैंने आपके लिए रखा है, सेल्फ रीडिंग रखा है, बिकॉज कंपनी सेक्रेटरी आप बनने वाले हो। इसके बारे में हम काफ़ी बातें करते हैं कि भाई सीएस का रोल क्या है क्या नहीं है। तो एक सीएस के लिए क्या स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है या नहीं। देखो आपका काम लॉ और ये जो लीगल फील्ड है उससे भी रिलेट करता है, और आपका काम मैनेजमेंट से भी रिलेट करता है। तो आप एक्चुअली एमबीए और एलएलबी का एक हाइब्रिड कॉम्बिनेशन हो जिसके पास दोनों टैलेंट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ एक काम करो और एक काम ना करो। मतलब आप लॉज तो फॉलो करवा रहे हो, कंप्लायंसेस पे फोकस कर रहे हो, लेकिन आपका मैनेजमेंट पे कोई ध्यान है नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कंपनी के सारे लीगल मैटर्स और कंप्लायंसेस को कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना है। तो कैसे पॉसिबल है कि मैनेजमेंट स्किल्स के बिना आप काम कर लो, नॉट पॉसिबल। तो स्ट्रैटेजी की इम्पोर्टेंस एक सीएस के लिए भी उतनी ही है जितनी बाकी के लोगों के लिए है। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे समझाया हुआ है कि आपके लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में इम्पोर्टेंट है, और अच्छे से खींचा है इसको, भर भर के लिखा है इसको, और बताया हुआ है कि आपका कंपनी में रोल क्या है। तो एक सीएस के बारे में आपने अभी तक, आप सीएस एग्जीक्यूटिव में आ गए हो, एंट्रेंस क्लियर कर चुके हो, सेकंड लेवल पे आप पढ़ रहे हो अभी, तो आपने ये तो जाना ही होगा कि सीएस का रोल होता क्या है और वो क्या काम करता है। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे वापस से रिपीट किए, तो मैं अननेसेसरीली उसको लाइन टू लाइन जाके आपको परेशान नहीं करूँगा। पहला पॉइंट उन्होंने बोला है एडवाइजरी रोल होता है आपका। ऑब्वियसली हम लीगल एडवाइस देते ही हैं ना बोर्ड को कि भाई कंप्लायंसेस के हिसाब से ये होना चाहिए, कंप्लायंसेस के हिसाब से वो होना चाहिए, ऐसे नहीं किया तो ये पेनल्टी आएगी, वो आएगी। तो आपका काम उनको डराने का है रेगुलर बेसिस पे। कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा। कि जैसे इसका एक एग्जांपल भी अपने ले सकते हैं, मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल भी बता दूंगा, और आप अपने पेरेंट्स को भी पूछ सकते हैं अगर आपके पेरेंट्स या कोई भी है जो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो सपोज़ मैंने रिलायंस के शेयर ले रखे हैं, तो रिलायंस के शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली है, उसके लिए एजीएम रखी है, एनुअल जनरल मीटिंग रखी है, तो उसका नोटिस आता है। तो आजकल नोटिस ईमेल पे आ जाता है, वो लोग लेटर वेटर ज़्यादा भेजते नहीं है, और ईमेल इज़ ओके। तो डीमैट में शेयर्स होते हैं तो ईमेल चलता है। तो ईमेल पे शेयर्स आ गए, मतलब उसका जो एजीएम है वो मुझे उसका नोटिस आ गया। अब वो नोटिस पूरा ड्राफ्टेड है इन डिटेल, ये हुआ वो हुआ, बोर्ड मीटिंग इस दिन हुई, अकाउंट्स फाइनलाइज हुए, पास हो गए, सब हुआ। लास्ट में वो नाम तो लिखा होगा ना कि किसने भेजा ये ईमेल, किसकी तरफ से है। नीचे नाम लिखा होता है कंपनी सेक्रेटरी का, एंड दैट इज़ अ पॉइंट वेर इट शोज़ कि कंपनी सेक्रेटरी की कितनी इंपॉर्टेंस है। कि एक कंपनी को स्टेक होल्डर के सामने रिप्रेजेंट करने का काम आप कर रहे हो, एक कंपनी सेक्रेटरी कर रहा है, और ये अथॉरिटी शायद और किसी के पास नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की थ्रू लाइव एग्जांपल कि कहाँ पे ऐसा ये होता है। हाँ चलिए ये देख लेते हैं, एक एग्जांपल है आपके सामने कि किस तरीके से, अब ये जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के कुछ शेयर्स मैंने परचेज़ किए, ठीक है। तो इसकी 68th एजीएम मीटिंग है 16 सितंबर 2020 को सुबह 11 बजे, और उसकी डिटेल्स उन्होंने मुझे फॉरवर्ड की है कि भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और अदर विजुअल मीन से आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। तो ये उसकी डिटेल्स है। अब उन्होंने मुझे ये सारी जो डिटेल्स भेजी है, ये सब कुछ लिखा है कि भाई एजीएम का नोटिस है, इसमें ये लिंक दे रखा है, एनुअल रिपोर्ट जो है वो दे रखी है, अगर आपको देखनी हो पूरी तो उसके प्रॉफिट्स लॉसेस ये वो सब कुछ है उसके ऊपर, और डिटेल्स मीटिंग की कैसे ज्वाइन करना है और इवेंट नंबर क्या है, सब कुछ बोला हुआ है। लास्ट में ये पूरा लेटर पढ़ने के बाद सब कुछ इसमें समझाया। अब आखिरी में अगर देखेंगे तो आपको जो सिग्नेचर नज़र आएगा कि भाई कौन है जिसने ये नोटिस भेजा है, ठीक है। तो वो सिग्नेचर जो है दैट इज़ ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी, लिखा है वी मुरली, ये उनके कंपनी सेक्रेटरी हैं एग्जिस्टिंग, जिन्होंने ये मेल भेजा है या उनकी तरफ से मेल भेजा गया, और ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ईमेल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये काम होता है, और आपकी इम्पोर्टेंस एक कंपनी में कितनी ज़्यादा है वो कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अपने पॉइंट पे वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला है कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स, वो हमने देखा। नेक्स्ट फ्लॉलेस डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग, प्रॉपर डिस्क्लोजर हो सके, प्रॉपर रिपोर्टिंग हो सके, वेरी नेसेसरी। मैनेजमेंट ऑफ द बोर्ड मीटिंग एंड कमिटीज़,
मीटिंग्स प्रॉपरली हो, कमिटीज़ प्रॉपरली फ्रेम हो, कमिटीज़ की मीटिंग्स प्रॉपरली हो। ये मैनेजमेंट के बिना हो सकता है क्या? कैसे हो सकता है? पॉसिबल है ही नहीं। कंप्लायंसेस ठीक से फॉलो हो, रिप्रेजेंटेशन आप ही को करना है। कंपनी के ऊपर कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन आएगा, NCLT, NCLAT, कंपटीशन कमीशन, ROC, टैक्स ट्रिब्यूनल, कौन जाएगा उनके सामने? आप ही जाओगे ना। तो आप एक तरीके से कंपनी के लॉयर भी तो हो। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यू आर अ कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड कॉम्बिनेशन ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज अ लीगल प्रोफेशनल। चलो फिर है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस। व्हाट आर द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑफ बिजनेस? ठीक है, द टर्म एनवायरमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ बिजनेस, यहाँ पे बोला है कि एनवायरमेंट वर्ड जो यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो बिजनेस के टर्म्स में यहाँ पे सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ बोला है बिजनेस ऑल्सो हेल्प्स अ कंट्री टू अकम्प्लिश द इकोनॉमिक ग्रोथ। फ़ायदे बताए हुए हैं बिजनेस से क्या क्या हो रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, वेरियस टाइप्स के गुड्स और सर्विसेज जो है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है? वैसे भी क्लियर हो गया। इसके बाद अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, मतलब ऐसा तो नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अकेली काम कर रही है और किसी का उसके साथ कोई लेना देना ही नहीं है। ऑब्वियसली बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होंगी जो साथ साथ में आपके साथ जुड़ी होंगी। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके साथ कनेक्टेड होंगे। आप एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, गवर्नमेंट के बहुत सारे रूल्स का आपके ऊपर असर पड़ेगा, तो आप उन चीज़ों से अपने आप को बचा नहीं सकते। क्लियर? चलो देखें आगे। बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिनसे एक एंटरप्राइज, एक फॉर्म अफेक्टेड होती है, तो उसकी बात भी वो यहाँ पे कर रहे हैं। हम इसको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अभी स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है, अगर एक एक वर्ड पढ़ाऊँगा ना आप पागल हो जाओगे, फिर वो बोरिंग लगने लगेगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। चलो देखें, कुछ डेफिनेशन है। केथ डेविस क्या बोल रहे हैं? Business environment is the aggregate of all conditions, events, influences that surround and affect the business. ठीक है, क्लियर? फिर नेक्स्ट इसके बाद बेयर्ड ओ व्हीलर, इट डिफाइंस business environment as the total of all things external to the business which affect all the organization and its operations। मतलब अगेन वही एक्सटर्नल चीज़ों की बात की है। तो अगेन आपको यहाँ पे MCQ के लिए ध्यान रखना है कि किसका क्या रिएक्शन है और किसकी क्या डेफिनेशन है, कौन क्या बोलना चाह रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको लर्न करनी है। यूजुअली मुझे पसंद नहीं है बोलना कि याद रख लो, बट क्योंकि यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, कोई कंसेप्ट थोड़ी ना है। किसी ने कोई डेफिनेशन दी तो कंसेप्ट होता तो मैं आपको समझाया भी ना छोड़ता ही नहीं, बट क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट से ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेटिव हैं, तो इन्फॉर्मेटिव चीज़ों में यही बोलना पड़ेगा कि आप याद रखो। तो ये मेरी मजबूरी है कि मुझे आपको ऐसा बोलना पड़ रहा है, सो सॉरी, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। चलो नेक्स्ट, द फोर्सेज विच कंपोज द बिजनेस एनवायरनमेंट आर इट्स सप्लायर्स, कॉम्पिटिटर्स, कंज्यूमर्स, गवर्नमेंट, बैंकर्स। ऑब्वियसली ये सब लोगों का असर जो है वो एक एंटिटी पे पड़ता है, और कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट में सब लोग हैं। देखो हम इन सब के साथ ही तो बिजनेस कर रहे हैं, या हमारे बिजनेस में ये लोग जुड़े हुए हैं ना, जो मुझे रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, जो मेरा कॉम्पिटिटर है, जो मेरा कंज्यूमर है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस, मेरी बैंक, मेरे कस्टमर्स, मेरी इकोनॉमिक कंडीशंस। जो अभी जैसे कोरोना हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई, मार्केट कंडीशन ख़राब हो गई, इन्वेस्टर्स भाग गए। ठीक है, टेक्नोलॉजी का हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम अपग्रेड कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है, कौन से स्टेट में कौन सी पार्टी है, उसका रूलिंग कैसा है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं नहीं करते, उससे भी फ़र्क पड़ता है। मल्टीपल अदर इंस्टीट्यूशंस, ये सब लोग जब एक साथ काम करते हैं तब जाके एक बिज़नेस जो है वो रेडी होता है, ये आपको समझना है। इनकम टैक्स रेट और ये सब का जो इम्पैक्ट, बजट का इम्पैक्ट, मतलब बजट आता है तो सब लोगों ने बजट आने वाला है, बजट आने वाला है। जब मैंने एनालाइज़ किया तो पता चला, मतलब पूरे इंडिया में 5 करोड़ लोग इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें से आधे लोग वो रिटर्न भरते हैं जिसमें बताते हैं कि हमारा तो टैक्स देना बनता नहीं क्योंकि हम तो उतना कमाते नहीं हैं, तो बचे 2.5-3 करोड़ लोग। अब 138 करोड़ एट प्रेजेंट, अभी मैं बोल रहा हूँ, लेक्चर ख़त्म होगा तब तक उसमें भी कुछ और लाख लोग ऐड ऑन हो जाएंगे। तो अपना तो प्रोडक्शन रेट बहुत हाई है, वैसे भी जीडीपी में हम इसमें ज़्यादा योगदान देते हैं। तो 138 करोड़ लोग, स्टार मार्क, ठीक है, ऑलरेडी हैं। तो उसमें से अगर 2-2.5 करोड़ लोग इनकम टैक्स भरते हैं तो बाकी के लोगों का बजट से प्रैक्टिकली कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, ठीक है, आइडियली। लेकिन जिस दिन बजट आता है ना, उस दिन हर निठल्ला वेला इंसान
मार्केट में बैठा हो, घर पे बैठा हो, वो सुबह चाय पीते टाइम बजट की बात न्यूज़ पे सुन के जाएगा, प्री बजट ये हो सकता है, वो हो सकता है, एक्सपेक्टेशन ये वो, न्यूज़ चैनल वाले भी टाइम पास करते हैं। फिर वो 11 बजे से लेके 2 बजे तक ऑफिस पे बैठ के भी बजट सुनेगा, फिर वो रात को आके खाना खाते खाते भी बजट ही सुन रहा होगा, जबकि टैक्स वो भरने वाला है नहीं। मतलब जब तू टैक्स भरता ही नहीं है, तो रिटर्न फाइल नहीं करता है, करता भी तो नील का रिटर्न भरता है, टैक्स की चोरी करता है, तो बजट सुन के क्या उखाड़ लेने वाला है, तेरे ऊपर बजट का क्या असर है। ठीक है, पता चला जीएसटी भरना है तो भरना है, वैसे भी रोक नहीं सकता है। तो अननेसेसरी का क्यूरियोसिटी क्रिएट हो जाती है कि हाँ सब देख रहे हैं तो चलो देखते हैं कुछ तो होगा, जबकि 99.99% आबादी को बजट का कोई प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ही नहीं है। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो होगा नो डाउट। आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, नो डाउट इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि पॉलिसीज़ जो है पब्लिक के लिए है। बट इनकम टैक्स के रिलेशन में जो लोग बजट देखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जो लोग टैक्स भरते ही नहीं है, वो बजट देख के क्या उखाड़ लेंगे और क्या उसमें टैक्स बचा लेने वाले हैं, या तो भरना शुरू करने की सोच रहे हो तो बात अलग है। ठीक है, तो ऐसे नमूने होते हैं जो दिखते हैं, मिलते हैं, लेकिन ठीक है ना, ऐसे नमूने हैं तो अपना भी टाइम पास होता है, क्या करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, ये तो ऑब्वियसली ज़रूरी है। आपको चीज़ों का ध्यान रखना है, तभी आप स्ट्रैटेजी बना सकते हो। किन चीज़ों का ध्यान रखना है? स्ट्रैटेजी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, एक्शन प्लान है, इसमें फोरकास्टिंग भी होगा, इकोनॉमी के बारे में समझना पड़ेगा, सोशल थिंकिंग के बारे में समझना पड़ेगा, कॉम्पिटिटर्स के बारे में समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी, प्रेफरेंसेस, चेंजिंग ट्रेंड, कंज्यूमर बिहेवियर, ये सब के बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, अप टू डेट रहना है, डायनामिक रहना है, सब नेसेसरी है। अब हम थोड़ा सा पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, ऐसे कुछ टॉपिक्स के ऊपर जाते हैं हम। नेक्स्ट पूरा एक टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अच्छा, अब इसमें काफ़ी कुछ है, मैं देख लेता हूँ अभी, अगर इस लेक्चर में सारा हम कवर कर सकें तो फिर उस पर चलते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ कोई इशू नहीं, हम नए पार्ट में भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं, आई गेस हो जाएगा। सबसे पहला जो पार्ट है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो बहुत इजी है, तो उतना तो कवर हो ही जाएगा। एक्सटर्नल में भी इन्होंने बोला है माइक्रो एंड मैक्रो, दो डिवीजन है, पहला है माइक्रो फिर दूसरा है मैक्रो। तो विल ट्राई कि माइक्रो अभी कवर कर लें। देखो माइक्रो में सबसे पहला है सप्लायर ऑफ इनपुट्स। बहुत फ़र्क पड़ता है ना कि हम किससे सप्लाई लेते हैं। तो रॉ मटेरियल का सप्लायर वैसा होना चाहिए जो हमें स्मूथ बिजनेस करना अलाउ करे, टाइम टू टाइम हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करे, और जब जितना स्टॉक चाहिए तब उतना पहुँचाए, क्वालिटी प्रॉपर मेंटेन करे और सिमिलर क्वालिटी मेंटेन करे, क्योंकि उसका रॉ मटेरियल का क्वालिटी प्लस माइनस होगा तो मेरे फाइनल प्रोडक्ट का क्वालिटी प्लस माइनस होगा। कस्टमर की लॉयल्टी कैसे बनेगी, मेरी ब्रांड इमेज कैसे बनेगी, क्लियर। तो बहुत सारी कंपनीज सिर्फ सिलेक्टेड सप्लायर के साथ ही काम करती है, और उनको उनसे ऑर्डर निकलवाना बहुत बड़ा चैलेंज सप्लायर के लिए बन जाता है। ऐसा भी होता है, फूड प्रोडक्ट्स में खासकर होता है, टेक्नोलॉजी और जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। कस्टमर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ये हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। देखो माइक्रो एनवायरनमेंट वो है जो मेरी एंटिटी के साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है एंटिटी के बाहर का हिस्सा, क्योंकि एक्सटर्नल है, बट उसकी पेरीफेरी पे है, उसकी सराउंडिंग पे है और उसके साथ जुड़े हुए हैं। उन लोगों को यहाँ पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा बोला गया। ठीक है, तो कस्टमर्स भी मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और इनके बिना तो मेरा काम चलने वाला नहीं। थर्ड, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, प्रोडक्ट आपके घर तक मैन्युफैक्चरर नहीं पहुंचा रहा है, उसमें ट्रांसपोर्ट फर्म भी इंक्लूडेड है, मीडिया फर्म भी इंक्लूडेड है, बैंकिंग इंश्योरेंस चैनल्स, ईएमआई फैसिलिटी, वो लोग भी इंक्लूडेड हैं, तब जाके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी इंक्लूडेड है, तब जाके एक प्रोडक्ट आपके घर तक पहुंच रहा है। तो इन सब का अपना अपना रोल है जो यहाँ पे वो बता रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। आखिरी में कौन लोग आ रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो अपने साथ जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्स्टेंटली उनका ख्याल होता है। अगर मेरा कोई बिजनेस में कॉम्पिटिटर है और दिन में उसको एक बार मैं याद नहीं करूं तो मैं गलती कर रहा हूं, कहीं ना कहीं मैं नज़र नहीं रख रहा, सोच नहीं रहा हूँ क्या करता है, और कहीं वो आगे निकल गया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो एक वो टेंशन वाला माहौल हमेशा रहता है। और लास्ट पार्ट इसके बाद, दैट इज़ पब्लिक। पब्लिक वो है जो एक्चुअली में हमारी कस्टमर नहीं है। मैं पब्लिक और कस्टमर मिक्स मत कर देना, कस्टमर कंज्यूमर ऊपर हो गया। पब्लिक वो है जो हमारे बारे में बात कर रही है, हमें क्रिटिसाइज़ भी कर रही है, हमारी तारीफ़ भी कर रही है, पोटेंशियल इन्वेस्टर भी हो सकती है, पोटेंशियल बायर भी हो सकती है, दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ करने वाला कस्टमर भी हो सकता है जो फ्यूचर में शायद हमारे साथ भी जुड़ सकता है। ठीक है, तो उसकी सामने भी हमारी एक इम्प्रेशन हमें मेंटेन करनी है, ख़राब नहीं होने देनी है, तभी हम उसको आगे फ्यूचर में अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ अ पब्लिक। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, आप ये ध्यान रख के चलना, और भी हो सकते हैं, हमारी
बाकी भी पॉइंट्स आ सकते हैं, बट ये माइक्रो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जिन पे आपको फोकस करना। बस इतना रखते हैं, फिर एक्सटर्नल माइक्रो एनवायरनमेंट जो है, एक्सटर्नल माइक्रो हो गया, एक्सटर्नल मैक्रो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।